हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किताब चल रही है, ठीक है, हिस्ट्री की। तो उसी में आज हम आपको आगे बढ़ाते हुए हमने आपको पढ़ाया था भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे कैसे उदय हुआ, और ये राष्ट्रवाद आपका 1920 के बाद का, उससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये 1920 के बाद का है। और आपको पता है कि 1920 से या 1921 से एक युग शुरू हुआ और उसे कहा गया गांधी युग, ठीक है। इसमें बीच में बहुत सारे नेता आए गए, लेकिन एक युग जो था वो 1947 आजादी तक चला और उस युग का नाम था गांधी युग। तो हमने आपको बताया था कैसे कैसे गांधी युग की शुरुआत हुई, ठीक है। उन्होंने एक नया सत्याग्रह दिया, सत्याग्रह नाम दे दिया, ठीक है। और कैसे कैसे उसका विस्तार पूर्वक आगे बढ़ता गया, क्या क्या प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या क्या देश के सामने मजबूरियां थी, जिसके कारण से क्या हुआ कि आपको ये सत्याग्रह और नए नेता गांधी जी को उपहार मिला और एकदम से गांधी जी बहुत पॉपुलर नेता बने। तो ये सब मैंने आपको बताया था कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो आपको रॉलेट एक्ट याद करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको छोटी छोटी याद करनी पड़ेगी। उसके बाद है आपका असहयोग ही क्यों। तो असहयोग, इसका मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब होता है कि किसी का सहयोग ना करना। क्या होता है? ठीक है। तो असहयोग का मतलब क्या होता है? किसी का सहयोग ना करना, असहयोग, ठीक है। जब किसी के आगे आ लग जाता है तो ये आपका प्रीफिक्स या उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। और ये लग जाता है, इसका मतलब है निगेटिव बात हो गई, नहीं सहयोग, अब सहयोग नहीं करना है। तो असहयोग ही क्यों, इसमें लिखा है आपकी हेडिंग है असहयोग ही क्यों। तो असहयोग ही क्यों इसलिए कि गांधी जी की एक पुस्तक थी है स्वराज, उन्होंने उसमें बताया था कि किसी भी देश में, चाहे वो भारत हो, किसी भी देश में अगर कोई बाहरी आकर शासन कर रहा है तो उसका मतलब है कि वहां के लोग ही उनका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश ने हुकूमत की, तो अब पूरा ब्रिटेन तो आया नहीं होगा, वहां से बहुत ज्यादा लोग आए होंगे, तो 1 लाख, ठीक है। और हम यहाँ कितने हैं? 10 करोड़, और वो आए थे 1 लाख। तो 1 लाख लोगों ने 10 करोड़ लोगों पे शासन किया। इसका मतलब हमारे साथ के भी कुछ लोग उसमें जुड़े थे, कुछ उनकी मदद कर रहे थे। तो गांधी ने इसलिए कहा कि हम असहयोग करेंगे, जो हमारे लोग उनके साथ जुड़े हैं वो अगर ब्रिटिश शासन का सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ब्रिटिश सत्ता कमजोर पड़ जाएगी, जिससे कि वो यहाँ से जल्दी भागेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको 1 नंबर याद रखना, ये पुस्तक हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी की। और कब लिखी थी? तो 1909 में, ठीक है। आगे चलते हैं। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना, ये मैं आपको समझा दिया है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर संस्कृत थे, वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। बहुत से लोग क्या क्या चाहते हैं आज भी, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपको सरकार के खिलाफ या किसी दम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ना है कि जिसके पास बाहुबल है, तो आपके पास भी बाहुबल होना चाहिए। तो जो लोग चुनाव लड़कर उसमें जा रहे थे वो इसमें हिचकिचा रहे थे गांधी की बात से कि आप करें असहयोग करो, चुनाव न लड़ो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जो लोग नौकरियां कर रहे थे उनको नौकरियां छोड़ने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। जो अपना कारोबार कर रहे थे उनको कारोबार छोड़ने में दिक्कत हो रही थी। मान लो कुछ लोग ऐसे थे कि वहाँ का कपड़ा खरीद कर यहाँ बेचते थे, अब उनको कारोबार में वो छोड़ने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन अंतर क्या हुआ, इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी, ठीक है। क्या था इसका? जैसे एक आपको नाम याद रखना पड़ेगा, CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये क्या थे कि ये दोनों लोग, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे,
ये लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे थे और ये कांग्रेस में इसलिए विरोध कर रहे थे कि आप चुनाव तो हमें लड़ने दो, हम वहाँ पे जाके जब उनकी पार्लियामेंट में जाएंगे या उनके पार्षद बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो हम वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे और इसी के कारण इन्होंने अपनी दोनों लोगों ने मिलकर अपनी अलग पार्टी बना ली और ये चुनाव लड़े। ऐसे ही बहुत लोगों की समस्या थी और बहुत से पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। अब आपसे पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में हुआ, तो वो अधिवेशन नागपुर का था और 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में हुआ और नागपुर का अधिवेशन था। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया? विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचार को इस तरह समझा। अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या थी? असहयोग खिलाफत जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अलग आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। जैसे व्यापारियों के लिए अर्थ क्या था कि हमारे यहाँ की चीजें बिकेंगी और हमें अच्छे रेट मिलेंगे। किसानों का क्या था कि हमें जो टैक्स पड़ता है उससे हमें छूट मिल जाए। मजदूरों को क्या था कि हमें प्रॉपर मजदूरी मिले। तो ये सबकी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी, देश की आकांक्षा नहीं थी। स्टूडेंट क्या था कि हमें नौकरी मिले, ठीक है। जो वकालत कर रहे थे उनका क्या था कि हमारी भी बात को उतना ही तवज्जो दिया जाए जितना अंग्रेज अपनी बात को देते हैं, ठीक है। तो ये सारे सबके लिए अलग अलग चीजें थी। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई, ठीक है। तो जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें मध्यवर्ग ही करता है। आज भी अगर कोई आंदोलन हो रहा है, जैसे अभी आपका प्रयागराज में आरओ के प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो बच्चे वहाँ पे हैं वो मध्यम वर्गीय हैं। जो निम्न वर्ग है उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, या उसको वो बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार क्या करना चाह रही है। और जो उच्च वर्ग है वो सोचता है कि हमें किस चीज की दिक्कत है। तो हमेशा जो आंदोलनकारी होते हैं वो कौन से होते हैं? मध्यम वर्ग के होते हैं, हमेशा से ही चला रहा है, ठीक है। हजारों विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों शिक्षकों ने इस्तीफे ठोक दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादा प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, सिर्फ मद्रास चुनाव हुआ। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं कि समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। इनका मद्रास में जो मेन मकसद था वो इसलिए नहीं था कि आपका उनका मेन मकसद था ब्राह्मण विरोधी, ठीक है। वो क्या थे? ब्राह्मण का विरोधी थे। उनको लगता था कि ब्राह्मणों को आसानी से चीजें मिल जाती हैं, इन्होंने एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, लेकिन अदर लोगों को नहीं मिलती, इसलिए उन चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें भी वो अधिकार चाहिए जो अधिकार यहाँ पे ब्राह्मणों को दिए जा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया, उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। क्या हुआ कि जो विदेशी कपड़ा आता था उसका जब बहिष्कार किया गया तो लोगों ने क्या किया? खादी पहनना शुरू किया। क्या पहनना शुरू किया? खादी कपड़ा। अभी हाल ही में एक पेपर में एक सवाल पूछा गया था, गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया? तो वो इसी आंदोलन शुरू किया था गांधी ने धोती पहनना। और क्यों शुरू किया था? क्योंकि वो कहते थे कि जब हमारा आधा देश अर्धनंगा है तो मैं कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। तो उन्होंने जो भी गांधी जी करते थे पहले वो उसको खुद करते थे, उसके बाद लोगों को बताते थे। इससे क्या हुआ कि 102 करोड़ रुपए की जो विदेशी कपड़ा भारत में बिकता था अब वो मात्र कितने का बिक रहा है? 57 करोड़ रुपए, मतलब लगभग आधे का बिक रहा है, ठीक है।
बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि शहरों से बढ़कर ये जो विद्रोह है ये कहाँ फैल गया, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, तो ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह फैला। तो एक व्यक्ति आपको याद रखने पड़ेंगे, बाबा रामचंद्र। क्या नाम था, बाबा रामचंद्र। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी आंदोलन में समा गए। अब इस आंदोलन में क्या हुआ कि ग्रामीण जनता में फैला। तो ग्रामीण जनता में सबसे बड़ी आबादी किसानों की थी। जंगलों में फैला, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, बहुत से जंगलों को काटकर उपयोग कर रहे थे। तो वहां के जो आदिवासी थे उनको उस चीज से दिक्कत थी, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं और पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। तो वहां से क्या हुआ कि ये उनकी संस्कृति के खिलाफ में एक युद्ध छिड़ गया। जैसे आपको बहुत से नाम आपको याद, बिरसा मुंडा हो गए, ऐसे बहुत से लोग, उन्होंने इसलिए युद्ध किया क्योंकि उनकी संस्कृति में पेड़ों को बचाना होता है, कुछ उनकी संस्कृति में वहाँ की चीज़ों को रख रखाव करना होता है। अंग्रेजों ने उन चीज़ों को काटा, वहाँ को नष्ट किया, इसलिए भी इसका वो हुआ। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, तो इनका नाम आपको याद रखना है कि अवध, अवध का मतलब है ये आपका लखनऊ का क्षेत्र, किस जगह का, लखनऊ का क्षेत्र। बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। बाबा रामचंद्र क्या थे कि यहाँ पे तो अपने मजदूरों का कर ही रहते, इससे पहले वो फिजी क्या है कि देश में जहाँ पे वो क्या कर रहे थे, यहाँ से मजदूर भर के जाते थे, दूसरे देशों में अंग्रेज जहाँ अंग्रेज शासन था वहाँ वो काम कर रहे थे। तो वहाँ पे गिरमिटिया मजदूर के तौर पे वो काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों जमींदारों के खिलाफ था। इनका मेन मकसद क्या था, जमींदार के खिलाफ। अब होता क्या था, अंग्रेज क्या करते थे, तो अंग्रेज स्वयं नहीं आते थे वो आप कुछ लेने। अंग्रेज जो जमींदार होता था उसको बोलते थे कि हमें आपके इस क्षेत्र से 100 रुपए चाहिए, मान लेते हैं 100 रुपए चाहिए। अब जमींदार क्या करता था कि वो 100 रुपए अंग्रेजों को देता था, लेकिन जनता से कितना रुपए वसूलता था, 1000 रुपए, ठीक है, और 900 रुपए अपनी जेब में करता था। इससे क्या जमींदार को ज्यादा फायदा होता था, अंग्रेजों को कम फायदा होता था, लेकिन किसानों पे उसका लोड डबल पड़ रहा था। किसानों से भारी भरकम लगान और कर्ज रखकर वसूल कर रहे थे, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब क्या होता है कि उनको फ्री ऑफ कास्ट मजदूरी करनी पड़ती थी। जैसे उनको अपने खेतों के लिए उन्होंने धन ले लिया एक बार, उस धन को वो खत्म, एक बार उन्होंने धन ले लिया, अब उस धन पे वो इतना ब्याज लगाते थे, वो ब्याज कभी किसान भर ही नहीं पाता था, ठीक है, और उसमें क्या करते थे, फ्री में अपने खेतों में मजदूरी करवाते थे, उसी को बोलते बेगार। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। एक जैसे आज के समय में क्या है कि जिसका जो खेत है वो एकदम निश्चित हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जमींदारी प्रथा थी, तो आज पट्टा किसी और के नाम, कल किसी और के नाम हो जाता था। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर नाई धोबी से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी का फैसला गांव वालों से बातचीत की और व्यथा को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया, और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक अवध सभा, मजदूर सभा या किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी, और अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। तो अब क्या है कि किसानों की मांगे अलग होती हैं,
कोई भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो किसानों से पूर्णतः खुश नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं किसानों से दुखी हो गई और 1921 में जब आंदोलन फैला तो कारोबार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। अब देखो क्यों दुखी हो गई। कोई भी सत्ता पक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, आज के समय की बात ले लें तो वो क्या करेंगे, जो आज के जमींदार हैं या जो आज के पैसे वाले लोग हैं, हमेशा उन्हीं का पक्ष लेगी, क्योंकि इनको चुनाव लड़ने के लिए, इनको अपने वो करने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा नहीं कौन देगा, किसान पैसा नहीं दे सकता है, इनको पैसा कौन देगा, अंबानी देंगे, अडानी देंगे, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं वो देंगी। उस समय भी यही हुआ कि कांग्रेस को भी पैसा तो चाहिए था ना अल्टीमेटली, तो उसको पैसा कौन देगा, तो उससे पैसा उसको दे रहे थे जमींदार और तालुकदार। तो जब वो पैसा उसको देंगे तो जो बाकी किसान हैं तो किसानों के वो विरोध करेंगे, क्योंकि वो उनसे कहेंगे इनका विरोध करो, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए। बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। जो लोगों की बात थी, लोग अपना अपना कर रहे थे, वो लोगों किसके थ्रू करा रहे थे, कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के बुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। जंगलों में ना तो मवेशी को चरा सकते थे और ना ही जलाओं की लकड़ी और फल पी सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया कि आदिवासियों के रोक लगा दी, किसानों के लिए रोक लगा दी कि आप उस जंगल का ये क्षेत्र है, इसलिए जंगल का क्षेत्र हमारा है, इसमें ना तो आप अपने जानवर चराएंगे ना ही आप फल पी लेंगे, क्योंकि उस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो लोग फल खा के जिंदा रह रहे थे। तो उसको भी उन्होंने वो कर दिया और कहा कि लकड़ी, क्योंकि उस समय गैस तो थी नहीं, तो लकड़ी पे भी रोक लगा दी। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा में, न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। क्योंकि जंगल के लोग क्या चाहते थे कि जंगल हमारा है और हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जब उसको रोक लगा दी तो उनको लगा कि ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ में, संस्कृति के साथ खेल रहे हैं, और उससे बहुत सारे युद्ध हुए। जब सरकार ने सड़कों का निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत करके उसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। ठीक है, उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वो ईश्वर का अवतार हैं। अब राजू जो थे वो क्या थे कि एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो दूर की सोचते थे। उनको लगता था कि ये पढ़े लिखे, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको हम अंग्रेजों के खिलाफ में कैसे एकत्र करें। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान का एक अवतार हैं, हमें गोली भी नहीं मार सकती है। ठीक है, हमें खगोलीय जानकारी है कि सूर्य कब निकलेगा, कब अंत होगा, क्या होगा, जो खगोलीय सिस्टम है उसकी जानकारी है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हमें गोली भी नहीं मार सकती। तो लोगों को क्या हो गया, लोगों को लगा कि भगवान के अवतार, लोग उनके पीछे चल पड़े। विश्वास था कि ईश्वर का अवतार। राजू महात्मा गांधी की मानवता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तक शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। वैसे वो गांधी के पक्ष के थे, लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन वो कह रहे थे बाकी सारी चीजें गांधी जी सही कर रहे हैं, लेकिन देश को आजादी सिर्फ और सिर्फ हिंसा के माध्यम से ही मिल सकती है, अहिंसा से मिल नहीं सकती। बूढ़े विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। ठीक है, और उसी में क्या 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। अब बागानों में स्वराज।
महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चारी दीवारों से जब चाहे आ जा सकते हैं। ठीक है, असम के जो लोग थे, जो वहाँ पे चाय बागान सिस्टम था, तो उसमें असम के लोगों का था कि वो किसी भी चार दीवारी में जब चाहे तब आ सकते थे, जब चाहे जा सकते, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर रोक लगा दी। ठीक है, उनके लिए वे अपने गांवों से संपर्क रख पाए। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। तो ये आपको एक याद रखना था, 1859 क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो एक्ट से पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये चाय बागान से संबंधित है। और इसका मेन काम क्या है कि इसके तहत चाय बागानों में मजदूरों पर रोक लगाई गई कि आप बिना बताए या बिना परमिशन के बाहर या अंदर नहीं कर सकते हैं। जब आपको परमिशन दी जाएगी तभी आप बाहर जा सकते। तो ये एक आपको याद रखना है। जब उन्होंने असम आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनका बुरी तरह पिटाई की। अब उसमें क्या हुआ कि रेलवे की भी हड़ताल हो गई। ठीक है, तो जब रेलवे की हड़ताल हो गई तो वो लोग अपने घर पे कैसे पहुंचे, नहीं पहुंच पाए, तो वो रास्ते में रहे। तो पुलिस को वो जहाँ पे मिले, पुलिस उनको पकड़ा, पीटा, जेल में डाला, ये उनके साथ बर्बरता की। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और विश्व कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल दिया था। उनके लिए एक ऐसे युग का गोता था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी के नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की उनकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ कर देते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे। ये सारी चीजें हो रही थी। उसी समय क्या हुआ कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो आपके क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है गोरखपुर, कौन सा क्षेत्र है, गोरखपुर। ठीक है, वहां पे एक स्टेशन है चौरा चौरी, गोरखपुर से पहला स्टेशन यही है। उस जगह पे एक घटना हो गई। वो घटना क्या थी कि वहां की जो पुलिस थी उसने भीड़ पर गोलीबारी की। ठीक है, तो जब उसने भीड़ पर गोलीबारी की तो जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और उसने सभी पुलिस वालों को अंदर बंद किया और उसके ऊपर से पेट्रोल, डीजल और सब लगा के आग लगा दी। और उसमें कहते हैं कि 20 से 22 लोग पुलिस वाले जिंदा मर गए। और जैसे ही ये खबर महात्मा गांधी को पहुंची तो महात्मा गांधी एक अहिंसात्मक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अब हम इस आंदोलन को आगे नहीं चलाते हैं और हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं। भले ही गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन को वापस लेने से गांधी जी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पब्लिक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी फैन फॉलोइंग में एकदम से गिरावट आ गई। उसका मुख्य कारण ये था कि बहुत से लोगों को आशाएं बन गई थी। मजदूरों को अपनी आशाएं थी, किसानों को अपनी आशाएं थी, व्यापारियों को अपनी आशाएं थी। सभी ने गांधी जी के आह्वान पे अपनी जॉब छोड़ी, नौकरी छोड़ी, वकालत छोड़ी, अपना कार्य छोड़ा, लेकिन गांधी जी उस चीज़ में सफल नहीं हो पाए और लोगों को दोबारा वही काम करना पड़ा और उससे भी कम मजदूरी और उससे भी कम ज़्यादा सामाजिक स्तर गिर गया। ठीक है, तो ये 5 फरवरी घटना है। फरवरी 1922 में गांधी ने स्वयं वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन की हिंसक होता जा रहा और सत्याग्रह को व्यापक परिसर जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब ये भी इनके खिलाफ में हो गए। जो चुनाव में हिस्सा लेना तो उनको भी लगता था
उनको लगता है परिषदों में रहते ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने क्या किया कि अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। ठीक है, क्या नाम था? स्वराज पार्टी। और इस पार्टी को अलग बनाने से गठन कर लिया और उससे चुनाव लड़े। लेकिन जो युवा नेता थे, जिस जवाहरलाल नेहरू युवा नेता थे उस समय, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे, ये उग्रवादियों के पक्ष में थे। ठीक है, आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी साल में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। ठीक है, आर्थिक मंदी आ गई विश्व में और 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1920 के बाद तो पूरी तरह धराशायी थी। जब आर्थिक मंदी आती है, कभी कभी आर्थिक मंदी आती है तो उससे क्या होता है कि लोगों का रोजगार छीना जाता है और लोगों के पास पैसा कम होता है। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो क्या होगा कि वो चीज़ें कम खरीदेंगे। जब वो चीज़ें कम खरीदेंगे तो चीज़ों के रेट गिरेंगे क्योंकि लोगों को अपनी चीज़ बेचनी है। और कृषि उत्पाद तो ऐसा उत्पाद है जो कच्चा माल होता है उसको लोगों को तुरंत बेचना है, उसको बहुत दिन तक रखा नहीं रह सकता है। तो जब ये हुआ तो क्या हुआ कि कृषि जो उत्पाद थे वो एकदम धराशायी हो गए और जब वो धराशायी हुए तो किसानों के साथ बहुत वो हुआ, उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं आ गई और उसमें क्या हुआ कि 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे। क्योंकि भारत में जो ग्रामीण इलाका, आज भी जो ग्रामीण इलाका है उसकी जो धुरी है वो कृषि है। ठीक है, भले ही इसमें एक गांव है उसमें 10 लोग जॉब करते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन उसकी जो मेन धुरी है पूरे गांव की वो खेती है, कृषि है। और कृषि की चीज़ें अगर धराशायी हो जाएंगी तो फिर आप समझते हैं कि वो पूरा अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। आज भी भारत में अगर कृषि की चीज़ें धराशायी होती हैं, कृषि आर्थिक मंदी से वो होती है, तो जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कि जिस साल में कृषि की चीजें सस्ती होती हैं उस साल में वहाँ के लोकल का जो बाजार होता है उसमें कोई रौनक नहीं होती है, त्योहारों में कोई रौनक नहीं होती, क्योंकि गांव में जो मेन धुरी है पैसे आने की जो स्रोत है वो कृषि है। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि को नई टोरी के सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रपति अमीन जवाब में गठित किए गए। इस आयोग में भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके सुझाव देने थे। अब क्या किया गया कि साइमन कमीशन की एक व्यक्ति थे, उनके साइमन कमीशन, उनके नाम पे एक साइमन कमीशन गठित किया गया और उस साइमन कमीशन का काम क्या था कि भारत में जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको आप सुनो और हमें बताओ। ठीक है, ये वहां से लंदन से एक आयोग गठित होकर आया, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें 7 सदस्य थे और वो 7 सदस्य ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश सदस्य थे। अब भारत के लोगों की समस्या अगर आपको सुननी है और आप यहाँ पे इंग्लिश बात करेंगे तो आज भी भारत गांव में जो भारत है, जो लोग गांव में रहते हैं तो वहां पे 99% कह सकते हैं, 99% लोग, ठीक है, हो सकता है किसी गांव में ऐसा ना हो, 10-5% लोग वहाँ इंग्लिश बोल लेते हो, 99% लोग ना इंग्लिश समझते थे और ना इंग्लिश को बोल पाते थे। तो जब ऐसी दशा थी और वहाँ पे आपने पूरे अंग्रेजों को बुक कर दिया तो वो क्या यहाँ की समस्याएं सुनेंगे और क्या उसे समझेंगे, तो दोनों चीज़ें असंभव थी। तो इसलिए जब ये साइमन कमीशन भारत आया 1928 में तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, मतलब कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सही पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमेज सा ऐलान कर दिया। ठीक है, जब ये हद से ज्यादा बढ़ गया तो
लॉर्ड इरविन जो उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे और इसका ऐलान कर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक बहाना था विद्रोह को दबाने का। डोमिनियन स्टेट क्या होता है तो इसके बारे में यह समझ लो, ठीक है। डोमिनियन स्टेट अगर आपसे पूछा है क्या होता है तो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि कुछ चीजें आपके पास रहेंगी, ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो किसके पास रहेंगी, तो वो अंग्रेजों के पास रहेंगी, ठीक है। ये किसके पास रहते हैं, ब्रिटिश के पास। और कुछ चीजें आपके पास होती है, जैसे कि आप लोकल में चुनाव लड़ सकते थे, थोड़ा बहुत आप बजट पे चर्चा कर सकते थे, ऐसे कुछ चीज़ें आपके पास रहेंगी, साफ सफाई और ये चीज़ें। लेकिन जो मेन वो था वो किसके पास था, वो अंग्रेजों के पास था। तो जो उस समय के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू थे और आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये इस चीज़ को समझते थे कि जब सेना आपके पास रहेगी, विदेश आपके पास रहेगा, पुलिस आपके अंडर में रहेगी, तो आप आज नहीं तो कल क्या करेंगे, फिर इस सब चीज़ों को कब्जा कर लेंगे और हमें क्या करेंगे, हमें फिर वही हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हमें गुलाम बना लेंगे, ठीक है। मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश रूल के भीतर इस संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसे आपसे बोला है कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई है, तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई। और सबसे बड़े नेता जो इसका विरोध कर रहे थे डोमिनियन स्टेट का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जबकि उनके पिता और महात्मा गांधी भी इससे सहमत थे कि डोमिनियन स्टेट दो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुरजोर विरोध किया और दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। को औपचारिक रूप से मान लिया गया तय किया कि 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ठीक है, इसी कारण से 1950 में जब हम आजाद हुए तो 26 जनवरी की डेट ही रखी गई, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 में मना चुके थे, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ पूर्णता, और हमने उसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। उस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूल विचार को रोजमर्रा जिनके ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। ये सब इन्होंने किया तो, लेकिन पब्लिक ने उस तरफ कोई रुझान नहीं किया, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से रुष्ट थी। अब महात्मा गांधी को इन सबको जोड़ना था एक कड़ी में, तो उन्होंने किसी रोजमर्रा की चीजों को पकड़ना था कि जिससे सारे लोग एक हो जाएं, और उन्होंने ऐसी चीज को पकड़ा और वो चीज थी आपकी नमक। क्या था? नमक। अंग्रेज सरकार नमक पे भारी टैक्स लेते थे जो बहुत महंगा था, तो महात्मा गांधी ने अपना हथियार बनाया नमक को, जो बड़े से लेकर छोटे सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट होता था। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहता, सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके द्वारा की सरकारी इजारादारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। 11 मांगों का और इसका मेन मुद्दा ये था, उसमें नमक को इसलिए हाईलाइट किया गया कि गांधी जानते थे कि नमक एक ऐसा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यूज करेंगे, अमीर गरीब मजदूर किसान सब यूज करेंगे, तो हो सकता है कि सारे लोगों को जब नमक पे हम लेके चलेंगे तो सभी लोग एक कड़ी में जुड़ सकते हैं और एक जन आंदोलन को खड़ा किया जा सकता है। महात्मा गांधी का एक पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 माह तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय आंदोलन छेड़ देगी।
इरविन रुकने में तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर गांधी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होने वाली थी। जब इरविन माना नहीं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने 78 वॉलंटियरों का मतलब होता है जो उनके आसपास रहते हैं, उनकी बातों से पूर्णता वो करते हैं, उनको लेकर उन्होंने यात्रा को शुरू कर दिया 11 मार्च तक। नहीं माने उसके बाद में, और यह यात्रा साबरमती में गांधी के आश्रम से शुरू हुई और दांडी पे खत्म होनी थी। 240 किलोमीटर की थी और 24 दिन, लगभग 10 मील का सफर तय किया गया हर दिन। गांधी जहाँ भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। जैसे वो दांडी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने नमक बनाया, और जैसे नमक बनाया तो पूरे भारत में जो तटीय क्षेत्र था वहां हजारों लोगों ने नमक बनाया, और एक तरीके से कानून नमक तोड़ने के कानून का उल्लंघन, नमक बनाने के कानून का उल्लंघन हो गया। यहीं से सविनय अभियान शुरू होता है। आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह लगा, इस लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें पिकेटिंग होने लगी, दोबारा फिर वैसे ही सब कुछ शुरू हो गया। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साए हुए सशस्त्र बख्तर बंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। मतलब उसने कहा कि हम इसको कैसे करेंगे, पुलिस के दम पर इसको दबाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शांति सत्याग्रह पर हमले किए गए, औरतों बच्चों को मारा पीटा गया, लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में के और पहले गोलमेज सम्मेलन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ, और उसी समझौते के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। आपसे ये पूछ सकता है कि सभी गोलमेज सम्मेलन भाग किसने लिया, तीनों में? तो तीनों में एक नाम तो आपको याद ही रखना है कम से कम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने तीनों उसमें भाग लिया था। ठीक है, ठीक है। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1900 सम्मेलन में गांधी लंदन गए, यह वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। उन्होंने जो सोचा था वो वहाँ पे नहीं हुआ, और वो फिर वहाँ से वापस निराश होकर भारत लौट आए। उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं को, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। बाहरी आशंकाओं के बीच में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आकर उसकी गति मंद पड़ने लगी। जब भी कोई चीज़ आप शुरू करते हैं और उसमें अगर 1 से 2 बार आपको फेलियर मिले तो फिर लोगों का धीरे धीरे विश्वास टूटता है, क्योंकि अल्टीमेटम लोगों को अपने पेट में रोटी तो चाहिए। वो देश के लिए कब तक लड़ते हैं? भूखे पेट कभी कोई नहीं होता ना, वो बोलते हैं ना, भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, ऐसे करके कुछ। तो भूखे पेट वो कब तक लड़ते, और ऐसे 1934 तक क्या हुआ कि ये मंद पड़ गया। और इसके मंद पड़ने की एक वजह और थी, जो आपके इस एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे इसका वो नहीं है, कि भगत सिंह की फांसी। ठीक है, जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो लोगों को ये उम्मीद हो गई थी
कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा लेंगे, लेकिन महात्मा गांधी भगत सिंह को बचाने में विफल रहे, क्योंकि भगत सिंह पर 302 का मुकदमा चलाया गया था सैंडर्स की हत्या का। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि जो युवा था, जो भगत सिंह से प्रेरित था, वो महात्मा गांधी से दूरियां बना ली उसने, और कहीं ना कहीं वो महात्मा गांधी के खिलाफ में खड़ा था। तो इसलिए क्या हुआ, महात्मा गांधी का आंदोलन धीरे धीरे बहुत कमजोर पड़ गया। 1934 आते आते एक तरीके से आंदोलन खत्म हो गया। लोगों ने आंदोलन कैसे लिया? ठीक है, तो सिविल नाफरमानी या स्वयं में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, उन्होंने इसका क्यों लिया? गांव में संपन्न किसान समुदाय से गुजरात के पार्टी और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यवसायिक मतलब खेती करने का, व्यापार में मंदी, गिरती कीमतें में बहुत परेशान थे। ये सब लोग अपने अपने कारण से इन्होंने हिस्सा लिया। किसी ने उस कारण से हिस्सा लिया कि देश को आजाद कराना है। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि जब महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो ना तो उनके कर घटे 1900 घटे बिना लिया गया। 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें बहुतों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान लगान में कमी चाहते थे, लेकिन वो गांधी जी करवा नहीं पाए। जिन लोगों की संपत्तियां जब्त हुई थी वो सरकार गांधी जी उनको दिला नहीं पाए। तो जब ऐसी बहुत सारी चीजें हुई तो लोग गांधी जी से क्या हुआ, यहाँ से गांधी जी के खिलाफ में लोगों ने वो कर दिया, और अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो लोग किराए पे जमीन देते थे, किराए के पट्टे पे जमीन देते थे, ठीक है, उनके लिए क्या हुआ कि उस किराए को चुकाया जाना बहुत मुश्किल हो गया, उनकी जमीनें चली गई। और इस सब चीजों को लेकर किसानों में क्या था, किसान महात्मा गांधी के खिलाफ में हो गए, उनके महात्मा गांधी के प्रति आक्रोश आ गया। ठीक है, व्यवसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी? तो व्यवसायिक वर्ग में भी वही था कि समय के बारे में क्या था, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारों को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया, जिसके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। लेकिन क्या हुआ कि आयात सुरक्षा चाहते थे, लेकिन वो भी आयात और निर्यात सुरक्षा उनको नहीं मिल पाई, जिस कारण से वो भी गांधी जी के कहीं ना कहीं खिलाफ में हो गए। ये चीजें रखनी है महत्वपूर्ण। 1918 से 1930 बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 के खिलाफ गांधी की हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनवरी 1920 अशोक और खिलाफत जो शुरू हुआ है। फरवरी 1922 चौरी चौरा गांधी ने अशोक आंदोलन वापस ले लिया। 1924 अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियार आदिवासी समाप्त हो गया। दिसंबर लाहौर अधिवेशन कांग्रेस को स्वराज की मांग 1930। अम्बेडकर दलित वर्ग की एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1930 में। गांधी डांडी में नमक कानून करने के लिए अवज्ञा में करते 1931। गांधी सविनय को आंदोलन वापस ले लेते 1931, दूसरा गोलक 1931, और सविनय आंदोलन दोबारा शुरू होता है 1900 उसमें। ठीक है, तो इसमें सारे लोगों की ये प्रॉब्लम बनी रही। अब इसके बाद देखते हैं, ये आपके देखो उसकी कुछ वो तस्वीर है। अब है सविनय आंदोलन की वो सीमाएं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूल अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। क्या था कि गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्र, लेकिन सभी लोगों को राष्ट्र का मतलब नहीं पता था। पहली एक जो समस्या थी वो थी अछूत। जिन लोगों को अछूत माना जाता था उनके पास कोई भी चीजें इस तरीके की नहीं पहुंचती थी। ठीक है, ये 1930 के बाद खुद को दलित और पीड़ित कहने लगे थे, क्योंकि 1930 में जब अम्बेडकर जी ने अपनी एक पार्टी बना ली, ठीक है, उन्होंने इनकी मांग को उठाया तो वो अपने आप को पीड़ित कहने लगे, वो ब्राह्मणों के खिलाफ में हो गए। और ये सब किसने किया? ये सब कराया अंग्रेजों ने। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस उग्रवादी सवर्ण हिंदू सनातनपंथियों से डरी हुई थी। अब कांग्रेस ने क्यों नहीं इसका साथ दिया दलितों का? उसका कारण था कि कांग्रेस जो थी वो ब्राह्मणों से दबी हुई थी, क्योंकि ब्राह्मण उस समय पूरे समाज में पूजनीय होता था। ठीक है, और दूसरा क्या था
कि ये अंग्रेजों से चापलूसी करने में आगे था, ये अंग्रेजों के हित के बिल्कुल करीब में रहता था, क्योंकि शिक्षित समाज था। तो शिक्षित समाज को क्या होता है कि आज भी वो पैसा चाहते हैं, किसी का भी हो। आज भी देखो, अगर आप देखेंगे तो उन वर्गों में क्या होता है कि जो शिक्षित वर्ग है वो कभी भी छोटे वर्ग को ऊपर उठना नहीं चाहता है, ठीक है। तो शरणार्थी डरी हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने निर्णय किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी चीज जानते थे कि जो ब्राह्मण समुदाय या जो पैसे वाला समुदाय, व्यापारी समुदाय है, इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है देश की आजादी से। ये बस अपने लिए तो सहूलियत चाह रहे हैं, लेकिन ये भी तो शोषण ही करते हैं, छुआछूत अछूतों का। और जो बड़ा अगर हमें कुछ भी करना है तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे साथ अछूत लोग भी आएंगे, क्योंकि उस समय ओबीसी, एससी और एसटी की बड़ी संख्या है, आज भी बड़ी संख्या है। आज भी जिसको सरकार बनानी है तो वो ओबीसी, एससी, एसटी करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी अपने भाषण में बहुत बार कह चुके हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, लेकिन काम ब्राह्मणों के लिए करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो उसका मतलब ये, यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण की जात से नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब होता है कि ऐसा समूह जो समाज का शोषण करना चाहता है, उस समूह की बात कर रहे हैं। चाहे उसमें हमारे नेता हों, किसी भी धर्म का नेता हो, किसी भी जात का नेता हो, वो सभी का शोषण कर रहा है, ठीक है। चाहे हमारे व्यापारी वर्ग हो, तो उनके पक्ष का हमेशा प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, उन्हीं के पक्ष का हमेशा रहा है। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया, ये पहले महात्मा गांधी ने ही दिया था, ठीक है। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, रुकनों पर समाज का दिलाने के लिए सत्याग्रह किया, लेकिन फिर भी आज भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ अछूतों को, ठीक है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। महिला ढोने वालों काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें, लेकिन ऐसा होना बहुत असंभव था, आज भी नहीं हो पा रहा है आजादी के 75 साल बाद में। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायक पदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपनता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर की जा सकती है। इसलिए आपको पता है कि आज भी एससी और एसटी के लिए स्पेशल कोटा में सीटें होती हैं। आज भी जो एससी समुदाय या एसटी समुदाय है वो ये मानता है कि हम अपना काम खुद ही कर सकते हैं, यदि हम अपने नेता बना के भेजेंगे तो वो हमारी बातें वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और जो आपने अम्बेडकर जी ने अपना वर्ग बनाया, दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ने संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी काफी विवाद हुआ। और आपको पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे दलितों के लिए अलग निर्वाचन कर दिया, ठीक है। अलग निर्वाचन करने का उनका मतलब ये था कि वो मुस्लिम को पहले ही अलग कर चुके थे, अब उनका मकसद था दलितों को कांग्रेस से अलग करना, जिससे कांग्रेस कमजोर पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और क्या हुआ कि पूना पैक्ट हुआ और गांधी जी और अम्बेडकर जी एक हो गए, ठीक है। अंग्रेजों की विचार विफल रही। यह आपका लिखा सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिससे उसमें यही था कि आप अपना अलग अलग चुनाव लड़के एक साथ में चुनाव लड़ें, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, तो आप इसको देखते रहें और डेली आप इसको समझते रहें। धीरे धीरे चलें और क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करें। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम से हैं, अंग्रेजी माध्यम से हैं, वो क्या करें कि अपनी बुक को रखें और वीडियो के साथ में चलते रहें, तो उनको क्या है कि उसका ट्रांसलेट भी समझ में आएगा और उसकी कहानी जब उनके दिमाग में हो जाएगी तो वो उसको धीरे धीरे लिख लेंगे और उसको कन्वर्ट करके लिखने का तरीका उनके अंदर आ जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।